इस क्लास 11th वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बोरोड फंड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिए थे, बोरोड फंड में डिबेंचर्स हमने स्टार्ट किए थे। तो डिबेंचर्स के मीनिंग को हमने लास्ट वीडियो में समझा था। तो अब हम आज इस वीडियो में करेंगे फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स प्लस ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर और बॉन्ड किसे कहते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस क्लास 11 शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिबेंचर्स के फीचर्स, राइट। डिबेंचर्स हम लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से कर चुके हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं, तो डिबेंचर्स तो बोरोड फंड का ही एक पार्ट होते हैं या बोरोड फंड ही होते हैं, राइट। तो हम अच्छी तरह से समझ चुके थे, तो अब हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं डिबेंचर के फीचर्स पढ़ते हैं। डिबेंचर्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है। कंपनी ने उधार ले रखा है पब्लिक से, जो कि एक सर्टेन टाइम के बाद प्रॉमिस भी करती है कंपनी कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपको आपका पैसा वापसी दे दिया जाएगा। अब डिबेंचर्स में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। आप नोट करेंगे कि जब भी डिबेंचर्स को, जो भी डिबेंचर्स होते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट देना होता है कंपनी को, वो उस डिबेंचर के आगे लिख दिया जाता है, लाइक 9% डिबेंचर्स। तो यहाँ मैं ये पढ़ के बता सकती हूँ कि ये वो डिबेंचर्स हैं जिस पे 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा हर साल। 10% डिबेंचर्स वाली कैटेगरी है, मतलब इन डिबेंचर्स को 10% इंटरेस्ट मिलता होगा। मतलब जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो इंटरेस्ट पहले से ही डिटर्मिन कर दिया जाता है। उसके आगे जो आपको लिखा हुआ मिलता है ना परसेंटेज में, वही एक्चुअली में क्या होता है, इंटरेस्ट। मतलब इन डिबेंचर्स पे हर साल 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को। अब ये इंटरेस्ट क्या है, फिक्स्ड है, देना ही पड़ेगा। याद करो इक्विटी शेयर्स को, डिविडेंड पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, कंपनी नहीं देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए डिविडेंड पैसा नहीं है तो कोई नहीं, इस साल नहीं देंगे, अगले साल दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन डिबेंचर्स में पूरी की पूरी टेंशन है कंपनी को। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स को इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा कंपनी को, चाहे लॉस हो चाहे पैसा कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी को हर हालात में डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो स्पेसिफाइड है। नहीं देगी तो फिर क्या होगा, नहीं देगी तो कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को राइट है कि वो कंपनी को स्यू कर सकते हैं कोर्ट में कि उनको इस साल डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट नहीं मिला। और नॉट ओनली दैट, वो कंपनी की वाइंड अप की भी सिचुएशन में, कंपनी को वाइंड अप की सिचुएशन में भी ला सकते हैं। मतलब वो कोर्ट में ये भी कह सकते हैं कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इस साल हमें इंटरेस्ट पे नहीं किया है। मतलब कंपनी के लिए बहुत रिस्की डिबेंचर्स, इन पे इंटरेस्ट पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो कंपनी वाइंड अप की सिचुएशन में भी आ सकती है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि इनका इंटरेस्ट तो फिक्स है, 9% है तो 9% ही देना पड़ेगा। अपनी मर्जी नहीं है कंपनी की कि कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, फिक्स है, देना है, ज़रूर देना है। कंपनी की ये एक फिक्स्ड लायबिलिटी है, राइट। अब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है, ये एक तरह के बोरोड फंड है, हमने कहा। और मैंने आपको कहा कि बोरोड फंड चाहे कोई भी हो, चाहे आप बैंक से लोन लें, यहाँ पे भी तो लोन ले रखा है कंपनी ने पब्लिक से लोन ले रखा है, तो ऐसे में उसको कोई ना कोई एसेट अपनी सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। गिरवी रखनी पड़ती है का क्या मतलब हुआ, ये समझ में नहीं आया। बुक्स में तो लिख दिया कि सिक्योरिटी पे रखनी पड़ती है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, डूब रही है, ख़त्म हो रही है, तो डिबेंचर होल्ड तो उसकी क्या करते हैं, सारी एसेट बेच देते हैं, जो पैसा मिलता है धीरे धीरे सबको बांट देते हैं। तो ऐसे में अगर एसेट सिक्योरिटी के तौर पे रखी गई है उन डिबेंचर होल्डर्स के लिए, तो उस एसेट को बेचकर केवल उन्हीं डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया जाएगा। तो इस तरह से वो सेफ हो जाते हैं कि ये एसेट तो इन्होंने हमें गिरवी रख रखी है कि अगर कंपनी बंद भी हो जाती है और ये एसेट बिकेगी तो पैसा तो हमें ही मिलेगा, बाकी क्रेडिटर्स को नहीं मिलने वाला है। तो इस एसेट को बेच के पैसा हमें ही मिलेगा। तो डिबेंचर्स पे कंपनी को कुछ एसेट सिक्योरिटी के तौर पे रखनी पड़ती हैं,
गिरवी रखनी पड़ती हैं कि ये एसेट अगर हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर पाए तो इन एसेट को बेचकर हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। इन्वेस्टर एक तरह से बिल्कुल सेफ़ है, डिबेंचर होल्डर एक तरह से सेफ़ है। क्यों? क्योंकि पहली बात उसको इंटरेस्ट भी ज़रूर मिलेगा, दूसरी बात उसको अपना पैसा भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी तो रखी है कंपनी ने, और कंपनी जो सिक्योरिटी रखवाई जाती है उनके पैसों से ज़्यादा ही होती है ताकि इसको बेच के उनका पैसा कवर हो जाए। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स पूरी तरह से सेफ़ है। कंपेयर करो इक्विटी शेयर होल्डर से, क्या वो सेफ़ थे? वो तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं थे। उनको पैसा डिविडेंड मिले ना मिले कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उस चीज़ में भी नहीं थे। फिर उसके बाद उनका पैसा भी उनको रिटर्न नहीं किया जाता है पूरी टाइम तक, लाइफ टाइम तक कंपनी यूज़ करती है उसको। लेकिन यहाँ पर अगर हम डिबेंचर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डिबेंचर होल्डर तो पूरी तरह से सेफ़ है। इसलिए अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आप चाहते हैं मैं कंपनी के कुछ सिक्योरिटीज़ को ख़रीदूं लेकिन सेफ़ कंडीशन में रहना चाहते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो डिबेंचर्स खरीदिए। डिबेंचर एकदम क्या रहते हैं आपके लिए, सेफ़ रहते हैं अनलेस एंड अनटिल कंपनी डूबे ना। डूब गई तो फिर तो सब कुछ ही डूब गया। जब तक कंपनी डूबती नहीं है और अच्छी चल रही है तो डिबेंचर्स बहुत सेफ़ सिक्योरिटी मानी जाती है, राइट। अब डिबेंचर्स का कंपनी को इतना लॉस हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टर को तो फ़ायदा ही है, रिस्क तो कम है, लेकिन कंपनी के लिए वही फ़ायदा नुकसान बन गया क्योंकि अब उसको इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। ये कंपनी के लिए नुकसान। दूसरा नुकसान क्या हुआ था, हमने कहा था ना कि उसको सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी, तो कंपनी का ये भी नुकसान हो गया। भी उसको सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कोई एसेट गिरवी रखनी पड़ेगी, और उस एसेट को वो कहीं और यूज़ नहीं कर सकती। अगर बैंक से लोन लेना होगा तो कहीं उसको सिक्योरिटी रखवा दे, तो ऐसा तो होगा नहीं। डिबेंचर्स पे तो सिक्योरिटी उसको रख दिया है, राइट। अब उसके बाद और डिबेंचर, अब ये तो बड़ा नुकसान हो गया कंपनी को, डिबेंचर इशू करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन फ़ायदा भी है। फ़ायदा क्या है, डिबेंचर होल्डर्स कभी भी कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। वो तो एक तरह से क्रेडिटर है जिन्होंने पैसा दे रखा है, तो वो कंपनी की मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करते। तो कंपनी को ये फ़ायदा हो गया कि वो चाहे कैसे भी पैसा यूज़ करे, अपनी कंपनी को कैसे भी चलाए, तो जितने भी डिबेंचर इशू करे डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल नहीं होगा। मैंने इक्विटी में आपको समझाया था, डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होता जाएगा। इक्विटी इतने इशू होते जाएंगे, उतने इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ते जाएंगे, उतने ही लोगों का कंट्रोल बढ़ता जाएगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स में ऐसा नहीं, डिबेंचर्स में ऐसा नहीं है। कितने डिबेंचर इशू कीजिए, डिबेंचर होल्डर बढ़ते जाएंगे तो इससे कंपनी के कंट्रोल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में ना इनको वोटिंग राइट्स होते हैं, कोई वोट देने का हक नहीं है, कोई कंपनी में इंटरफेयर करने का हक नहीं है, कोई कंट्रोल करने का हक नहीं है। तो ये डिबेंचर्स का फ़ायदा होता है, कंपनी को इशू करने का फ़ायदा होता है, ठीक है। अब एक बार इसके फीचर्स पढ़ते हैं। फर्स्ट इज़ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। वी नो दैट कि पहले डिबेंचर इशू करने से पहले ही इंटरेस्ट रेट फिक्स होता है। उतनी फिक्स रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ता है कंपनी को हर साल डिबेंचर होल्डर्स को। दूसरा, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, देना ही पड़ेगा। अभी मैंने आपको समझाया, नहीं देगी कंपनी तो जो डिबेंचर होल्डर हैं वो उसको कोर्ट में स्यू भी कर सकते हैं, वाइंड अप की सिचुएशन में भी ला सकते हैं। देन कम टू थर्ड, सिक्योरिटी। अभी मैंने कराया कि कंपनी को डिबेंचर होल्डर को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है अपनी एसेट में से, कुछ भी मशीनरी, फर्नीचर जो भी है वो अपने सिक्योरिटी पे अपनी एसेट को सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है। देन रिडीमेबल। अच्छा, रिडीमेबल का क्या मतलब होता है, नया सा वर्ड है। रिडीमेबल या रिडम्पशन क्या होता है कि ऐसी सिक्योरिटी जिनका पैसा कंपनी की लाइफ टाइम में ही वापसी दे दिया जाए। अब देखो इक्विटी शेयर तो इरिडीमेबल है, मतलब उनका पैसा तो कंपनी कभी वापसी नहीं करती है। रिडीमेबल मतलब जिनका कंपनी पैसा वापसी कर देगी कुछ टाइम में। तो ये डिबेंचर्स क्या हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, रिडीमेबल होते हैं। कुछ टाइम के लिए इशू किए जाते हैं, कंपनी इशू करती है, और कुछ टाइम के बाद वो सारा पैसा पब्लिक को या डिबेंचर होल्डर को पैसा वापसी कर दिया जाता है। नो वोटिंग राइट्स। We know that they are not the owners of the company, they are the creditors of the company, so they don't have any voting right. Then next, lesser risk. किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं हम, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से? चलिए, ये तो आप तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। क्या कंपनी को लेस रिस्क होता है डिबेंचर इशू करने में, या फिर इन्वेस्टर को, मतलब डिबेंचर होल्डर को? कौन कम रिस्क पे रहता है दोनों में से? तो ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा हुआ है लेसर रिस्क?
ठीक है। और ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मुझे पता है आपको समझ आ गया है, आपको आंसर भी पता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़े डिबेंचर्स के फीचर्स। तो हमें डिबेंचर में ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरह से ये शेयर से डिफरेंट भी होते हैं, हमने ये भी पढ़ा। हालांकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस, इसको हम करेंगे ज़रूर। चलिए, अब एक नया सा कंसेप्ट करते हैं, ZID, ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स। गवर्नमेंट स्कूल के एग्ज़ाम में मैं मोस्टली नोटिस करती हूँ आता है ZID क्वेश्चन 11th में। तो ZID क्या है? ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर मतलब ऐसे डिबेंचर जिस पे ज़ीरो इंटरेस्ट मिलता है। तो फिर क्या फ़ायदा है ऐसे डिबेंचर्स को लेने का? आप खरीदोगे ऐसे डिबेंचर्स या मैं खरीदूंगी? हम में से तो कोई भी नहीं खरीदेगा। जिस पे इंटरेस्ट ज़ीरो मिल रहा है, तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा होता है कैसे? पहले हम समझते हैं ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर है क्या। ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिस पर कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही, रेगुलरली पेमेंट नहीं कर रही। तो फिर डिबेंचर होल्डर को क्या फ़ायदा? डिबेंचर खरीदने का क्या फ़ायदा? तो डिबेंचर खरीदने का ये फ़ायदा होता है कि कंपनी कैसे उनको पेमेंट करती है। ध्यान से सुनना। सपोज़ मैं कंपनी हूँ, ठीक है, आपने डिबेंचर खरीद रखे हैं, मैंने डिबेंचर इशू किए। वो डिबेंचर 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर था। तो जो भी डिबेंचर की वैल्यू होती है तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, ध्यान से नोट करना, ये आगे भी कंसेप्ट काम आएगा। जो कि एक डिबेंचर की वैल्यू है उसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू। और जितने पर कंपनी आपको उस डिबेंचर को देती है उसको बोलते हैं इशू प्राइस। कितने पे इशू किया? अब मैं आपको 100 रुपये वाला डिबेंचर जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये थी, मतलब फेस वैल्यू 100 रुपये थी, एक डिबेंचर की कीमत 100 रुपये थी। लेकिन मैंने जब आपको इशू किए तो मैंने इशू प्राइस था, मैंने आपको कहा चलो 80 रुपीज़ पे ले लो, आप 80 रुपीज़ पे ले लो। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं आपको एक डिबेंचर दूंगी, डॉक्यूमेंट दूंगी, और मैं कहूँगी ये लो, आप वैसे तो ये 100 रुपये का है, मैं आपको 80 रुपीज़ का दे रही हूँ, तो आप मुझे वो 80 रुपीज़ दे दीजिए। मैं कंपनी हूँ और आप इन्वेस्टर हैं, ठीक है, आप डिबेंचर होल्डर हैं। आपने मुझे वो 80 रुपीज़ दे दिए। 20 साल के बाद मुझे वापसी करने हैं आपके 80 रुपीज़। यहाँ पर सिर्फ हम एक डिबेंचर की बात करें, बहुत सारे डिबेंचर्स होते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में बात होती है, पर हम समझने के लिए एक डिबेंचर। अब मैंने आपसे 80 रुपये ले लिए, उसको मैंने यूज़ कर लिया। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं आपको, अब मैं कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाली हूँ, 20 साल तक मैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं दूंगी, या 2 साल तक, 4 साल तक, जब तक के लिए मैंने डिबेंचर इशू किया है, मैं आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देने वाली हूँ। लेकिन जब मैं आपको आपके डिबेंचर का पैसा वापसी करूँगी, आपने मुझे कितने दिए थे? 80 रुपीज़, कंपनी को 80 रुपीज़ दिए थे, मैं आपको 100 रुपीज़ वापसी करूँगी। मतलब वो जो बीच का पैसे होंगे, जो इशू प्राइस और फेस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है, वही आपकी इनकम है। मतलब यहाँ पर मैं कंपनी आपको इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही, लेकिन आपको डिबेंचर जो दे रही है वो उसकी फेस वैल्यू से कम पर दे रही है। लेकिन जब वो आपको पैसा रिटर्न करेगी तो फेस वैल्यू ही रिटर्न करेगी। लिए 80 रुपये, 80 रुपीज़ लिए, दिए आपको 100 रुपीज़। तो ये जो 20 रुपीज़ जो होंगे, बीच के जो ये डिफरेंस है, ये क्या है? यही तो आपकी इनकम है, यही आपकी क्या है? रिटर्न है। तो इसीलिए हम ऐसे डिबेंचर्स को कहते हैं ज़ीरो इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा, बल्कि जो बीच का डिफरेंस है, यही आपके लिए क्या है? इनकम होती है। रेगुलरली इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया जाता। ये तो मैंने एक डिबेंचर्स की बात की, थाउजेंड्स ऑफ डिबेंचर्स आप खरीदेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में आप अर्न करते हैं, राइट। और बॉन्ड क्या है? फिर कई बार हमें बॉन्ड भी दिखता मिलता है। तो बॉन्ड क्या है? वो ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर्स ही होते हैं। बॉन्ड्स को भी जब इशू किया जाता है तो उनको उनकी फेस वैल्यू से कम पे इशू किया जाता है। मतलब कंपनी आपको कम रुपीज़ पे उसको इशू करेगी, कम रुपीज़ आपसे लेगी, लेकिन जब आपको वापसी देगी तो पूरे पैसे देगी। तो फिर बॉन्ड भी एक तरह का ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर ही होता है। इस पर कोई इंटरेस्ट रेगुलरली पेमेंट नहीं किया जाता। अब आपकी बुक में क्या डिबेंचर और बॉन्ड में कोई डिफरेंस माना गया है? नो। आपकी जो बुक में डिबेंचर और बॉन्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब इसके फीचर्स में, मेरिट और डीमेरिट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं माना गया है। आपके पास वैसे तो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आने वाला कि आप फीचर ऑफ बॉन्ड्स बताइए। नो, नेवर, कभी क्वेश्चन नहीं आता। फीचर्स ऑफ डिबेंचर, मेरिट एंड डिबेंचर, मेरिट एंड डीमेरिट्स। लेकिन
दोनों चीज़ों को एक ही माना गया है। डिबेंचर और बॉन्ड्स एक ही चीज़ होते हैं, बस दोनों में फ़र्क क्या है, बॉन्ड्स ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर होते हैं और डिबेंचर्स पे रेगुलरली इंटरेस्ट का पेमेंट किया जाता है। बस इतना सा डिफरेंस। ये चीज़ क्लियर है? अगर नहीं क्लियर कंसेप्ट तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए नेक्स्ट एक बार इसका मीनिंग फटाफट पढ़ लेते हैं, देखते हैं कितना समझ आया। ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर दे डू नॉट कैरी एनी एक्सप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिबेंचर्स पे लिखा होता है ये बॉन्ड्स पे नहीं लिखा होता, क्योंकि कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता। एंड रिटर्न क्या मिलता है, जो डिबेंचर खरीद रहे हैं, जो बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, उनको क्या मिलेगा रिटर्न में जब इंटरेस्ट नहीं मिल रहा? तो डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू, डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड परचेज प्राइस, इसको मैं परचेज प्राइस जिस पे खरीद रहे हैं वो 80 रुपीज़ पे खरीद रहे हैं और जब उनको पैसे मिलेंगे तो 100 रुपये, जो भी डिफरेंस होगा वो उनकी क्या हो रही है, रिटर्न उनको मिल रहा है या उनको इनकम हो रही है। राइट, आई थिंक ये कंसेप्ट अब आपको क्लियर है। ज़ीरो इंटरेस्ट डिबेंचर 1 मार्क क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इसको भी अपने दिमाग में लेके चलिए। राइट, चलिए अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चीज़ें समझ में आए तो ही लाइक कीजिएगा, राइट, और साथ में शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।